उनकी बात सुनकर आस्था रोते हुए उनके सीने से लग गई। प्रदीप जी ने भी एक बाप की तरह उसे अपने सीने में छुपा लिया और चुप कराते हुए बोले, बस गुड़िया चुप हो जाइए। हमें पता है जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। आपको इतने साल अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, इतनी तकलीफ सही आपने, जबकि आपकी तो गलती भी नहीं थी। आप तो मज़ा 6 महीने की थी तब, पर उन लोगों ने आपको भी नहीं छोड़ा। पर हम वादा करते हैं, हम उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने आपको हमसे दूर किया, जिनकी वजह से आपने इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की। पर अब उन सबको उनके लिए किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। कुछ देर बाद आस्था शांत हुई तो सब लोग वहीं सोफे पर बैठ गए और बातें करने लगे। गौरी भी वहीं आ गई थी। वो भी आस्था से मिली। अंजना जी और दादी सा तो उस पर भर भर कर प्यार लुटा रही थी। इतने सालों बाद अपने परिवार का साथ और प्यार पाकर आस्था को भी अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देख हमारे रुद्र बाबू के दिल को सुकून मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि आस्था उनके साथ खुश नहीं थी, वो उसके साथ बहुत खुश थी। रुद्र उसे बहुत प्यार करता है, पर एक परिवार के प्यार की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, और आस्था की ज़िंदगी में यह कमी तो बचपन से थी, पर आज उसके जीवन की यह कमी पूरी हो चुकी थी। आज उसे अपना परिवार और उनका प्यार दोनों मिल चुके थे, जिस वजह से वो बहुत खुश थी, और उसे देख हमारे रुद्र बाबू बहुत खुश थे। सबने मिलकर नाश्ता किया और फिर अंजना जी और गौरी आस्था को अपने साथ ले गई और उससे बातें करने लगी। प्रदीप जी सीएम ऑफिस चले गए क्योंकि उनकी ज़रूरी मीटिंग थी। दादी अपने कमरे में आराम करने चली गई। वहीं हमारे दोनों हीरो शिवांश के ऑफिस चले गए क्योंकि उन्हें कल की तैयारियां देखनी थी, क्योंकि कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कल शिवांश का राज तिलक था और उन्हें पता था कि कल कोई दुश्मन कोई न कोई चाल जरूर चलेगा। इसलिए परिवार की सुरक्षा के लिए रुद्र और शिवांश को बहुत से इंतजाम देखने थे। परवीन और मयंक दोनों उनके साथ ही थे और कल की तैयारियां देख रहे थे। वहीं शहर से दूर एक छोटे से घर में माधुरी जी गुस्से में इधर उधर चल रही थी। तभी उसने अपने सामने बैठे भानु प्रताप राजवंशी जी को देखा और बोली, आप कुछ करते क्यों नहीं? कल अगर वो शिवांश हुकुम शाह की गद्दी पर बैठ गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी उस राजकुमारी की वजह से सब गड़बड़ हो चुकी है। मुझे तो लगा था कि वो हमारी बातों में आ जाएगी, पर नहीं, वो भी अपने माँ बाप की तरह निकली। और तो और शिवांश और वो राजकुमारी का वो पति भी दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पता नहीं उन्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि हमने उस राजकुमारी को कहाँ रखा है, और वो दोनों उसे वहाँ से छुड़ा कर ले गए और साथ ही अभिमन्यु को भी ले गए। माधुरी जी इस समय बहुत गुस्से में थी क्योंकि उनका प्लान जो फेल हो चुका था। उन्हें लगा था कि वो आस्था को अपनी बातों में उलझा लेंगी और उसके जरिए हुकुम शाह की गद्दी पर अपना कब्जा जमा लेंगी, पर उसे नहीं पता था कि रुद्र और शिवांश उनका प्लान ऐसे फेल कर देंगे और आस्था को छुड़ा कर ले जाएंगे। और तो और वो दोनों तो अभिमन्यु को भी उठाकर ले गए। भानु प्रताप जी ने उनकी तरफ देखा और अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट की कस भरते हुए बोले, आप फिक्र मत कीजिए, कल वही होगा जो हमने सोचा है। उसके लिए चाहे हमें सबकी लाशें क्यों न बिछानी पड़े, पर हम उस शिवांश सूर्यवंशी को हुकुम शाह की गद्दी पर कभी बैठने नहीं देंगे। पर यह कैसे होगा? आपको पता है ना, वो शिवांश बहुत ज़्यादा होशियार है, और अब तक तो उस राजकुमारी ने भी मेरे बारे में भी उन्हें बता दिया होगा। आप फिक्र मत कीजिए, जाइए जाकर सो जाइए। कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है और कल बहुत कुछ होगा। यह बोल वो उठकर अपने कमरे में चले गए। माधुरी जी भी कुछ देर बैठी रही, फिर वो भी वहाँ से अपने कमरे में चली गई। अब देखना यह है कि कल होगा क्या। क्या माधुरी जी और भानु प्रताप अपने प्लान में कामयाब होंगे या रुद्र और शिवांश उन्हें रोक देंगे? जानने के लिए सुनते रहें सीक्रेट मैरिज जुनूनी मोहब्बत। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि आज शिवांश का राज तिलक था। आज शिवांश हुकुम शाह की गद्दी पर बैठने वाला था। राजस्थान की प्रजा बहुत खुश थी। सब तरफ तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। सूर्यवंशी महल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। पहले काली माँ के मंदिर जो शहर से थोड़ा दूर था, वहाँ होने वाले हुकुम शाह और हुकुम रानी शाह के हाथों हवन होना था, और फिर शिवांश का तिलक कर उसे राजस्थान के हुकुम शाह की गद्दी पर बिठाया जाना था। पूजा का मुहूर्त
सुबह 11 बजे का था। शिवांश और वो तैयार हो चुके थे। दोनों हॉल में बैठे प्रदीप जी के साथ अपनी पत्नियों का इंतजार कर रहे थे। अंजना जी वहीं नौकरों को कुछ समझा रही थी। शिवांश और रुद्र की नज़रें बेसब्री से अपनी अपनी बीवियों का इंतजार कर रही थी। चेहरे पर बेशक कोई भाव नहीं था, पर आंखें में तड़प और बेकरारी साफ नजर आ रही थी, जिन्हें देख प्रदीप जी मुस्कुरा दिए पर कुछ बोले नहीं। तभी शिवांश के कानों में पायल की मधुर आवाज़ पड़ी। उसका दिल बेचैन होकर धक धक करने लगा। उसने अपनी नज़रें उठा सामने देखा तो नज़रें जम सी गई। अपनी मिस्री पर लाल रंग की राजस्थानी पोशाक में 16 श्रृंगार के साथ कितनी खूबसूरत लग रही थी। शिवांश एकदम अपनी जगह से खड़ा हो गया और आंखों में तलब और शिद्दत लिए एक तक अपनी पत्नी को देखने लगा, जो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए कितनी ही दिलकश लग रही थी। शिवांश का मन कर रहा था कि वो जाकर अपनी मिस्री को अपनी बाहों में भर ले और प्यार से उसका माथा चूम ले, पर मर्यादा और संस्कारों की वजह से वो खुद को शांत कर खड़ा था। पर उसकी हाथों की मुट्ठियां भीग चुकी थी। गौरी की नज़र भी शिवांश पर गई तो उसकी जुनूनी निगाहें देख वो शर्मा गई और जाकर अपनी सास के पास खड़ी हो गई। उसके ऐसे खड़े होने की वजह से रुद्र, जो उसके पास ही बैठा था, वो उसे देखने लगा। शिवांश को एक टक एक ही दिशा में देख उसने उसकी नज़रों का पीछा किया तो कुछ पल पहले जो हाल शिवांश का था वही अब उसका भी था। गौरी के पीछे आस्था भी अपना दुपट्टा ठीक करते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। पहली बार उसे यूं राजस्थानी ड्रेस में 16 श्रृंगार के साथ देख रुद्र का दिल धक धक करने लगा। अंजना जी ने गौरी के साथ साथ आस्था को भी राजस्थानी ड्रेस पहनाई थी और उसका भी 16 श्रृंगार करवाया था। आखिर वो भी तो एक विवाहित स्त्री थी। आस्था को देख रुद्र उसकी तरफ बढ़ गया। उसने उसका हाथ पकड़ उसे सीढ़ियों से नीचे उतारा और ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। उसने झुककर उसके माथे को चूमा और बोला, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। उसकी बात सुनकर आस्था मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, सच्ची छोटी माँ ने हमें यह सब पहनाया है। उसकी बात सुनकर शिवांश भी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, सच गुड़िया, बहुत ही सुंदर लग रही हैं आप। अपने पति और भाई से अपनी तारीफ सुनकर आस्था मुस्कुरा दी। अंजना जी ने उसकी नज़र उतारी और उसे काला टीका लगाते हुए बोली, किसी की नज़र ना लगे हमारी गुड़िया को। इतने सालों बाद अपने परिवार का प्यार पाकर आस्था बहुत खुश थी। उसे देख रुद्र भी खुश था। शिवांश अपनी तिरछी नज़रों से गौरी की तरफ देखा, जो वहीं खड़ी थी और मुस्कुराते हुए आस्था और अंजना जी को देख रही थी। तभी अंजना जी ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी भी नज़र उतारते हुए उसे काला टीका लगा दिया। गौरी की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसे मुस्कुराते देख शिवांश उसे अपनी जुनूनी शिद्दत भरी निगाहों से देखने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो गौरी को उठाकर सबसे दूर कहीं ले जाए और उसे अपनी बाहों में छुपा ले, पर हाय रे मजबूरी। उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और सबको देखते हुए बोला, चलिए मुहूर्त का समय होने वाला है। सबने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर बाहर की तरफ चल दिए। एक गाड़ी में प्रदीप जी और अंजना जी के साथ दादी माँ थी। एक गाड़ी में ड्राइवर के साथ रुद्र और आस्था थे और शिवांश की ब्लैक रोल्स रॉय में वो अपनी मिस्री के साथ बैठ गया। अब भाई बंदे को अपनी बीवी के साथ कुछ समय अकेले रहना था। तीनों गाड़ियां महल से निकल शहर से बाहर काली माँ के मंदिर की तरफ बढ़ गई। उन तीनों गाड़ियों के आगे पीछे 4-4 गार्ड्स की गाड़ियां थी, जिनमें रुद्र और शिवांश दोनों के गार्ड थे। गाड़ी में बैठ गौरी ने अपने पास बैठे अपने पति की तरफ देखा, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और कुछ समझा रहा था। यह देख गौरी खिड़की के बाहर देखने लगी। शिवांश बात कर फ़ोन अपनी जेब में रखा और एक बटन दबाकर गाड़ी में पार्टीशन ऑन कर दिया। अब उन दोनों को कोई नहीं देख सकता था। यह देख गौरी ने उसकी तरफ देखा तो वो अपनी जुनूनी निगाहों में शिद्दत भरे अपनी पत्नी की तरफ ही देख रहा था।
यह देख गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी नज़रें झुका ली और अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाने लगी। वहीं अपनी मिस्री को ऐसे शर्माते देख शिवांश के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई। उसने गौरी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे देखते हुए सच्ची शिद्दत और प्रेम से बोला, बहुत सुंदर लग रही है हमारी जान, बिल्कुल हमारी नई नवेली दुल्हन की तरह। उसकी बात सुनकर गौरी मुस्कुरा दी। तभी शिवांश फिर बोला, हमारी जान सच कहें तो हमारा मन कर रहा है आपको यहाँ से भगाकर कहीं दूर ले जाएं और अपनी बाहों में छुपा कर आपको ढेर सारा प्यार करें। हम सच बोल रहे हैं जान, एक बार यह सब खत्म हो जाए फिर हम आपको लेकर कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आपके साथ अकेले में वक्त बिताना चाहते हैं। यहाँ बस आप और हम हों और कोई भी हमारे बीच तीसरा ना हो हमें डिस्टर्ब करने के लिए। बोलिए, चलेंगी हमारे साथ, यहाँ हम आपको लेकर चलें। उसकी बात सुनकर गौरी शर्माते हुए बोली, यहाँ आप वहाँ हम आप यहाँ लेकर जाना चाहें ले जा सकते हैं, हम चलेंगे आपके साथ। उसकी बात सुनकर शिवांश के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई। उसने गौरी का चेहरा हाथों में भरा और प्यार से और सच्ची शिद्दत से उसके माथे को चूम लिया। गौरी की आंखें इस एहसास से बंद हो गई। वहीं रुद्र की गाड़ी में रुद्र ने आस्था को सीट से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। यह देख प्रदीप जो ड्राइव के साथ आगे बैठा था उसे एक बटन दबाकर गाड़ी में पार्टीशन ऑन कर दिया ताकि उसके बॉस और लेडी बॉस को डिस्टर्ब ना हो और वो अपना प्राइवेट टाइम एक दूसरे के साथ बिता सके। वैसे भी उसे पता था पिछले 2 दिनों से उसके बॉस को बिल्कुल टाइम नहीं मिला है उसकी लेडी बॉस के साथ बिताने के लिए। रुद्र के ऐसे आस्था को गोद में बिठाने की वजह से आस्था उसे देखने लगी तो रुद्र ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया और उसे अपने सीने से लगाए हुए बोला, आप ठीक तो हैं ना जान, मतलब कोई परेशानी तो नहीं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं। आस्था ने उसके सीने से सिर बाहर निकाला और उसे देखते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुद्र जी, आप परेशान मत होइए। रुद्र ने उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया और अपनी बाहों में भरते हुए बोला, आप नहीं जानती जान, आपको उस दिन गायब देख मेरी क्या हालत हुई थी। सांस नहीं आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आपके बिना यह सांसें ही रुक जाएगी। उसकी बात सुनकर आस्था ने जल्दी से उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोली, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप, बहुत मुश्किल से तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई है। इतने सालों बाद मुझे मेरा परिवार मिला है और इन सब की वजह आप हैं और अब आप ही ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं बेशक कहती नहीं हूँ रुद्र जी, पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती मैं। अब तो हम दोनों के प्यार की निशानी हमारा बच्चा भी आने वाला है, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। यह बोल उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। रुद्र ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, माफ़ कीजिए जान, आगे से ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना जितना आप सोच भी नहीं सकती। अब बस जल्दी से यह हमारी ज़िंदगी में आ जाए, बस फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह बोल उसने झुककर आस्था के पेट को चूम लिया। आस्था शर्मा गई। रुद्र यह देख मुस्कुरा दिया और उसे अपने सीने से लगा उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर बाद उसकी गाड़ियां शहर से बाहर काली माँ के मंदिर के पास पहुंच गई। सब गाड़ियों से बाहर निकले और अंदर की तरफ बढ़ने लगे। हजारों की भीड़ में वहाँ लोग मौजूद थे। यह कोई और नहीं, राजस्थान की जनता थी जो अपने होने वाले हुक्म राजा शाह और हुक्म रानी शाह को देखने आई थी। रुद्र और शिवांश के बॉडीगार्ड उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। जनता हुक्म शाह की जय और हुक्म रानी शाह की जय के नारे लगा रही थी। आस्था ने यह सब कुछ पहली बार देखा था। वो बस हैरानी से सब तरफ देख रही थी। वहीं रुद्र उसे संभाल रहा था। गौरी के माता पिता और भाई भी वहाँ मौजूद थे। कुछ ही देर में सब मंदिर के अंदर पहुँच गए। यहाँ पुरोहित जी पहले ही मौजूद थे। प्रदीप जी जाकर एक गाड़ी थोड़ी ऊंची जगह खड़े हो गए। यहाँ से पूरी जनता उसे देख रही थी।
उन्होंने अपना हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने के लिए कहा तो सब एकदम शांत हो गए। प्रदीप जी ने अपने हाथ जोड़े और बोले, घनिक अम्मा सबने, हमें पता है आप यहाँ आज अपने होने वाले हुकुम शाह और हुकुम रानी शाह को देखने के लिए उनसे मिलने के लिए आए हैं। सच मानिए तो वो भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं और कुछ ही देर में वो आप सब लोगों से मिलेंगे भी, पर उससे पहले पूजा का मुहूर्त हो रहा है तो वो कर लेते हैं, फिर आपके हुकुम शाह और हुकुम रानी शाह आप सबसे ज़रूर भेंट करेंगे। और आज कोई और भी है जिन्हें हम आप सबसे मिलवाना चाहते हैं, जिन्हें देखकर आप सब ज़रूर खुश होंगे। बस थोड़ा सा इंतज़ार, फिर आपके हुकुम शाह और हुकुम रानी शाह आपके सामने होंगे। यह बोल वो हाथ जोड़कर सबके पास चले गए। यहाँ पर पुरोहित जी ने पूजा की तैयारियां कर ली थी। सबसे पहले शिवांश का जलसा अभिषेक होना था। पुरोहित जी ने उसे चेंज करने के लिए कहा तो वो मंदिर में ही बने पीछे एक कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वो चेंज कर वापस आया तो इस समय उसने एक सफ़ेद धोती पहनी थी और कंधे पर एक सफ़ेद कपड़ा लिया हुआ था। गले में एक सोने की चेन के साथ रुद्राक्ष की माला थी। पुरोहित जी के बताए अनुसार शिवांश जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। पुरोहित जी के कहने पर उनके शिष्य बड़े बड़े घड़ों में जल लेकर आ गए। बाकी सब थोड़ा पीछे होकर खड़े हो गए। उन बड़े बड़े घड़ों के जल से उनका अभिषेक किया गया। यह सब होने के बाद दोनों पूजा स्थल पर बैठ गए। पुरोहित जी भी अपने शिष्यों के साथ पूजा की वेदी पर बैठ गए। दोनों का तिलक कर यज्ञ आरंभ हुआ। पुरोहित जी जैसे जैसे बोल रहे थे वो दोनों वैसे ही कर रहे थे। यज्ञ में आहुति के लिए एक थाल दोनों को देख दिया गया। दोनों यज्ञ में आहुति देते हुए मंत्रों का उच्चारण होने लगा। लगभग 1 घंटे बाद यज्ञ खत्म हुआ। पुरोहित जी अपनी जगह उठे। उन्होंने एक थाल शिवांश और गौरी की तरफ बढ़ाई और उन्हें काली माँ की आरती करने के लिए कहा। दोनों ने मिलकर काली माँ की आरती की। उसके बाद पुरोहित जी ने दोनों को तिलक लगाकर उनके हाथों में एक मौली बांध कुछ मंत्र बुदबुदाए। शिवांश को एक साफा पहनाया गया और उस पर एक खूबसूरत ब्रोच लगाया गया। पुरोहित जी ने एक थाल गौरी के आगे की और बोले, हुकुम रानी शाह, विरासत के मुताबिक थाल में मौजूद सभी चीज़ें आप हुकुम शाह को भेंट करें। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और उस थाल में मौजूद तलवार उठाकर अपने माथे से लगाकर शिवांश की तरफ बढ़ा दी। शिवांश ने तलवार ली और अपने माथे लगाकर अपने पास रख ली। उसकी नज़रें अपनी मिस्री के चेहरे पर टिकी हुई थी जो घूंघट में छुपा हुआ था, पर वो फिर अपनी मिस्री को देख सकता था। आज उसे अपनी मिस्री के चेहरे का तेज अलग ही प्रतीत हो रहा था। तभी गौरी ने थाल में बड़ी मोजड़ी उठाई और शिवांश के पैरों में पहनाने लगी। अपनी मिस्री के हाथों को अपने पैरों पर महसूस कर शिवांश ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे देखते हुए शिद्दत, जुनून और असीम प्रेम से बोला, आपकी जगह हमारे पैरों में नहीं हमारे दिल में है हुकुम रानी शाह। आपको यह सब करने की ज़रूरत नहीं। आप हमारी रानी हैं। हमारे सिर का ताज, और ताज सिर पर सजाया जाता है, ना कि पैरों में रखा जाता है। उसकी बात सुनकर प्रदीप जी, अंजना जी के साथ पुरोहित जी भी मुस्कुरा दिए। वहीं अनुभव जी, सुनीता जी और साकेत जी तो अपनी लाडों के लिए शिवांश के मन में इतनी इज्जत और प्यार देखकर खुश और भावुक हो गए। वहीं अपने शिव की बात सुनकर गौरी भी भावुक होकर घूंघट में से उसे देखने लगी, पर वो खुद को संभाल कर वापिस उसके पाँव में मोजड़ी पहनाते हुए बोली, पर अपने बड़ों के पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लेना तो हमारा सौभाग्य है और हमसे बड़े भी हैं और हमारे पति भी, तो हमें आपके पाँव छूने में कोई आपत्ति नहीं, बल्कि आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो तो हम खुद को खुशनसीब समझेंगे। यह बोल उसने उसके पाँव में मोजड़ी पहनाकर उसके पाँव को छू लिए। शिवांश ने उसके सिर पर हाथ रखा और सच्ची शिद्दत और लगन से बोला, हमेशा खुश रहिए, आपका सुहाग अखंड रहे, आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। गौरी ने आंखें बंद कर अपने पति के आशीर्वाद को ग्रहण किया। तभी पुरोहित जी शिवांश को देखकर बोले, हुकुम राजा शाह, यह जो दायित्व आपको आज मिला है, वर्षों से आपके
पुरखों ने इसे संभाला है। उन्होंने हर कर्तव्य का पालन सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से किया है। आपसे भी यही उम्मीद है कि आप भी अपने हर कर्तव्य का पालन सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। हजारों लोगों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, सिर्फ आपके ही नहीं हुकुम रानी शाह के भी। हमें उम्मीद है आप दोनों मिलकर इन सभी जिम्मेदारियों को सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। यह सिर्फ एक पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, लाखों लोगों का विश्वास है जिसे आप दोनों को मिलकर निभाना है। हर परिस्थिति में एक साथ खड़े रहना और कदम से कदम मिलाकर चलना है। हुकुम रानी शाह जैसे आज तक आप हुकुम शाह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती आई हैं, उम्मीद है आगे भी आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी, उनका हर परिस्थिति में साथ देंगी। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर दोनों ने साथ मिलकर पुरोहित जी का आशीर्वाद लिया। सभी लोग खुश थे, आस्था भी बहुत खुश थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, रुक जाओ, हम नहीं मानते इसे अपना हुकुम शाह। सबने आवाज़ की दिशा में देखा तो भानु प्रताप राजवंशी के साथ साथ माधुरी जी और उनके पति राजवीर राजवंशी और महिमा चलकर उनकी तरफ आ रहे थे। जहां अंजना जी दादी सा उन्हें गुस्से में देख रही थी, वहीं शिवांश और प्रदीप जी के चेहरे पर उन्हें देख कोई भाव नहीं था। भानु प्रताप जी आकर शिवांश के सामने खड़े हो गए और बोले, कुंवर शिवांश हुकुम शाह नहीं बन सकते। पर क्यों राजवंशी साहब? कुंवर शिवांश हुकुम शाह क्यों नहीं बन सकते? उनकी बात सुनकर राजपुरोहित जी बोले तो भानु प्रताप जी शिवांश को घूरते हुए बोले, क्योंकि हुकुम शाह की गद्दी पर असली हक राजकुमारी शिव कन्या का है। पर जैसा कि आप जानते हैं, राजकुमारी का आज तक कुछ पता नहीं चला है, इसलिए जब तक राजकुमारी शिव कन्या का कुछ पता नहीं चल जाता, हम कुंवर शिवांश को हुकुम शाह की गद्दी पर नहीं बैठने दे सकते। उनकी बात सुनकर प्रदीप जी आगे आया और भानु प्रताप जी को देखते हुए बोले, और आपको किसने कहा कि राजकुमारी शिव कन्या का अभी तक पता नहीं चला है? उनकी बात सुनकर भानु प्रताप जी उनकी तरफ देखने लगे। हालांकि वो जानते थे कि उन्हें राजकुमारी शिव कन्या का पता चल चुका है, इनफैक्ट वो अपने परिवार के पास वापस भी आ चुकी है, पर फिर भी वो हैरान होने का नाटक करते हुए बोले, आप कहना क्या चाहते हैं सूर्यवंशी साहब? अब यही कि हमारे भाई साहब की सपुत्री और राजस्थान की राजकुमारी हमारी शिव कन्या हमारे पास वापस आ चुकी है। यह बोल उन्होंने राजकुमारी शिव कन्या आस्था की तरफ इशारा किया, जो रुद्र के पास उसका हाथ पकड़कर खड़ी थी। भानु प्रताप जी ने भी आस्था की तरफ देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल अपनी माँ सा पूर्व हुकुम रानी शाह और हुकुम राजा शाह जैसे ही दिखता था। जैसे देख कोई भी उसे पहचान जाएगा कि वो राजा रघुवेंद्र और रानी अनामिका की ही बेटी है। राजपुरोहित जी भी भानु प्रताप जी को देखकर बोले, सूर्यवंशी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजवंशी साहब, राजकुमारी शिव कन्या अपने परिवार के पास वापिस आ चुकी है। जानता हूँ पूर्व हुकुम राजा शाह के मुताबिक हुकुम शाह की गद्दी पर राजकुमारी और उनके पति का अधिकार है, पर राजकुमारी शिव कन्या और उनके पति चाहते हैं कि हुकुम शाह की गद्दी पर कुंवर शिवांश ही संभाले। यह बोलते हुए उन्होंने आस्था और रुद्र की तरफ इशारा किया, जो भानु प्रताप जी को ही देख रहे थे। शिवांश, जो अब तक बिना किसी भाव के खड़ा भानु प्रताप जी को देख रहा था, वो आगे आते हुए बोला, अब तो आपको पता चल गया ना राजवंशी साहब? तो क्या अब हम आगे की विधि पूरी कर सकते हैं? वो क्या है ना, हमारी जनता अपने नए हुकुम शाह और हुकुम रानी शाह का इंतजार कर रही है। उसकी बात सुनकर भानु प्रताप जी उसे गुस्से में घूरने लगे। वो उसकी तरफ देख कुछ कहने को हुए, पर उससे पहले ही शिवांश उनके नज़दीक आया और धीरे से उनके कान में बोला, कुछ भी बोलने जा करने से पहले एक बार अपने बेटे के बारे में ज़रूर सोच लीजिएगा राजवंशी साहब। वो क्या है ना, मेरे बाबा शाह को सब कम कानून के दायरे में रहकर करने की आदत है, पर मुझे हर काम अपने हिसाब से करने की आदत है, इसलिए जो भी करना सोच समझकर करना। शिवांश ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और गौरी का हाथ पकड़ उसे लेकर जनता की तरफ चल पड़ा, जो कब से अपने नए हुकुम शाह और हुकुम रानी शाह का इंतजार कर रहे थे।
भानु प्रताप जी ने उसकी बात सुनी पर कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि अभिमन्यु अभी भी शिवांश के कब्जे में था। वो कुछ भी बोल या कर अभिमन्यु की जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। वो शिवांश को अच्छी तरह से जानते थे कि वो कितना क्रूर और निर्दयी इंसान है। हालांकि उसके इस रूप के बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता था क्योंकि किसी को यह नहीं पता था कि शिवांश बिजनेसमैन होने के साथ साथ अंडरवर्ल्ड का बादशाह भी है। पर भानु प्रताप जी यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वे कुछ नहीं बोले, बस दांत पीसते हुए उसे देखते रह गए जो अपनी मिस्री अपनी हुक्मरानी शाह को लेकर जनता के सामने जा पहुंचा था। शिवांश ने सबको देख अपने हाथ जोड़े और अपनी भारी और दमदार आवाज में बोला, खम्मा घनी। आप सब लोगों ने भी उसे देख अपने हाथ जोड़ लिए और उसे घनी खम्मा कहा। गौरी ने सबको देख हाथ जोड़ दिए। शिवांश ने सबको देखा और बोला, जानता हूँ आप सब लोग बहुत वक्त से इस पल का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे खुशी है कि आप सब ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, कभी हमारे पुरखों को दिया था और मैं वादा करता हूँ कि जैसे हमारे पुरखों ने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाई वैसे ही हम भी अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरे दिल से निभाएंगे और आप लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी इसमें हमारा पूरा साथ देंगे। जय भवानी, हर हर महादेव। दोस्तों, सीक्रेट मैरिज का सीजन 1 यहीं पे समाप्त होता है और बहुत ही जल्द मैं आप सभी के साथ सीजन 2 भी शेयर करूंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आप सभी ने यह कहानी को पूरा एंजॉय किया होगा और आपसे उम्मीद है कि हमारी नेक्स्ट कहानी जो कि अभी चल रही है इश्क और जुनून, उसे भी भरपूर प्यार देंगे।